प्रिय विद्यार्थियों, पिछले अध्यायों में हमने पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत नर एवं मादा जनन तंत्र, परागण एवं परागणीय अजैविक विधि के बारे में जाना। आज हम इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए परागण की जैविक विधि एवं निषेचन के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अधिकतर पुष्पीय पादप परागण के लिए प्राणियों को परागण कारक के रूप में उपयोग करते हैं। मधुमक्खियाँ, भौरे, तिलचिट्टे, चींटियाँ, शलभ या कीट, पक्षी तथा चमगादड़ आदि सामान्य परागणीय अभिकर्मक हैं। यहाँ तक कि बड़े नर वानरगण के प्राणी भी कुछ प्रजाति के पादपों के परागण के लिए सक्रिय पाए जाते हैं। प्रायः प्राणी परागणित पादपों के पुष्प एक विशिष्ट प्रजाति के प्राणी के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। अधिकतर कीट परागित पुष्प बड़े, रंगीन और सुगंध युक्त तथा मकरंद से भरपूर होते हैं। जब पुष्प छोटे होते हैं तब अनेक पुष्प एक पुष्पवृंत में समूहबद्ध होकर अधिक उभर जाते हैं। प्राणी रंगों एवं सुगंधों के कारण पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। मक्खियों एवं बीटलों से परागणित होने वाले पुष्प मलिन गंध स्रावित करते हैं, जिससे ये प्राणी आकर्षित होते हैं। प्राणियों से भेंट जारी रखने के लिए पुष्पों को कुछ लाभ या पारितोषिक उपलब्ध कराना होता है। मकरंद और परागकण फूलों द्वारा प्रदत्त आम पारितोषिक होते हैं। इन पारितोषिकों को पाने के लिए प्राणी आगंतुकों को परागकोश तथा वर्तिकाग्र के संपर्क में आना पड़ता है। प्राणी के शरीर पर पराग कणों का एक आवरण सा चढ़ जाता है, जो प्राणी परागित फूलों में प्रायः चिपचिपा होता है। जब परागकणों से लिप्त प्राणी वर्तिकाग्र के संपर्क में आता है तो यह परागण पूरा करता है। कुछ पुष्प प्रजातियों में यह पुरस्कार अंडा देने की सुरक्षित जगह के रूप में होता है। बाह्य प्रजनन युक्तियाँ क्या होती हैं? अधिकतर पुष्पीय पादप उभयलिंगी पुष्पों एवं परागकणों को उत्पन्न करते हैं, जो बहुत हद तक उसी पुष्प की वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। निरंतर स्वपरागण के फलस्वरूप प्रजनन में अंतः प्रजनन अवनमन होता है। पुष्पीय पादपों ने बहुत सारे ऐसे साधन या उपाय विकसित कर लिए हैं जो स्वपरागण को हतोत्साहित एवं परपरागण को प्रोत्साहित करते हैं। कुछ प्रजातियों में पराग अवमुक्ति एवं वर्तिकाग्र ग्रहता एक समय पर नहीं होती है, या तो वर्तिकान के तैयार होने से पहले ही पराग अवमुक्त कर दिए जाते हैं या फिर परागों के झड़ने के काफ़ी पहले ही वर्तिकाग्र ग्राह्य बन जाता है। कुछ प्रजातियों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र भिन्न स्थानों पर अवस्थित होते हैं, जिससे उसी पादप में पराग वर्तिकाग्र के संपर्क में नहीं आ सकता। दोनों ही युक्तियाँ स्वयुग्मन रोकती हैं। अंतः प्रजनन रोकने का तीसरा साधन स्व असामंजस्य है। यह एक वंशानुगत प्रक्रम है तथा स्वपरागण रोकने का उपाय है। उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प से जहाँ बीजांड के निषेचन को पराग अंकुरण या स्त्री केसर में पराग नलिका वृद्धि को रोका जाता है। स्वपरागण को रोकने के लिए एक अन्य साधन है एकलिंगीय पुष्पों का उत्पादन। अगर एक ही पौधे पर नर एवं मादा दोनों ही पुष्प उपलब्ध हों, जैसे एरंड या मक्के में, यह स्वपरागण को रोकता है, न कि सजातीय पुष्पी परागण को। अन्य बहुत सारी प्रजातियों जैसे पपीता में नर एवं मादा पुष्प भिन्न पादपों पर होते हैं, अर्थात प्रत्येक पादप या तो मादा या तो नर है। यह परिस्थिति स्वपरागण तथा सजातीय पुष्पी परागण दोनों को ही अवरोधित करती है। तो आइए देखते हैं पराग स्त्री केसर संकर्षण क्या है और कैसे होता है। परागण बिल्कुल सही प्रकार के परागकणों का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं करता है, यानी ऐसा नहीं होता कि पराग ठीक उसी प्रजाति के सुयोग्य पराग वर्तिकाग्र तक पहुँचे। प्रायः गलत प्रकार के पराग भी उसी वर्तिकान पर आ पड़ते हैं, जिसमें या तो उसी पादप से होते हैं या अन्य पादप से, यदि वह स्वपरागण के अयोग्य है। स्त्री केसर में यह सक्षमता होती है कि वह पराग को पहचान सके,
कि वह उसी वर्ग के सही प्रकार का पराग यानी वह सुयोग्य है या फिर गलत या अयोग्य है। यदि पराग सही प्रकार का होता है तो स्त्री केसर उसे स्वीकार कर लेता है तथा परागण पश्य घटना के लिए प्रोत्साहित करता है, जो कि निषेचन की ओर बढ़ता है। यदि पराग गलत प्रकार का होता है तो स्त्री केसर वर्तिकाग्र पर पराग अंकुरण या वर्तिका में पराग नलिका वृद्धि रोककर पराग को अस्वीकार कर देती है। एक स्त्री केसर द्वारा पराग के पहचानने की सक्षमता उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति द्वारा अनुपालित होती है, जो पराग कणों एवं स्त्री केसर के बीच निरंतर संवाद का परिणाम होता है। इस संवाद की मध्यस्थता स्त्री केसर तथा पराग के रासायनिक घटकों के संकर्षण द्वारा होता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सुयोग्य परागण के अनुपालन में पराग कण वर्तिकान पर जनित होता है ताकि एक जनन छिद्र के माध्यम से वे एक पराग नलिका उत्पन्न हो। पराग नलिका वर्तिकाग्र तथा वर्तिका के ऊतकों के माध्यम से वृद्धि करती है और अंडाशय तक पहुंचती है। कुछ पादपों में परागकण दो कोशीय स्थिति यानी एक कायिक कोशिका तथा दूसरी जनन कोशिका में झड़ते हैं। इस प्रकार के पादपों में जनन कोशिका विभाजित होती है और वर्तिकान में पराग नलिका की वृद्धि के दौरान दो नर युग्मकों की रचना करती है। जिन पादपों में पराग तीन कोशिकी स्थिति में होते हैं, वहाँ पराग नलिका शुरुआत से ही दो नर युग्मकों को ले जाती है। पराग नलिका अंडाशय में पहुँचने के पश्चात बीजांड द्वार के माध्यम से बीजांड में प्रविष्ट करती है और तत्पश्चात तंतुमय समुच्चय के माध्यम से एक सहाय कोशिका में प्रविष्ट करती है। हाल ही की बहुत सारे अध्ययन यह दर्शाते हैं कि सहाय कोशिका के बीजांड द्वारी हिस्से पर उपस्थित तंतु रूप समुच्चय पराग नलिका के प्रवेश को दिशा निर्देशित करते हैं। वर्तिकाग्र पर पराग अवस्थित होने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक सभी घटनाओं को पराग स्त्री केसर संकर्षण के नाम से संबोधित किया जाता है। जैसा कि पहले भी बताया गया है, पराग स्त्री केसर संकर्षण एक गतिक प्रक्रम है जिसमें पराग पहचान के साथ पराग को प्रोन्नति या अवनति द्वारा अनुपालन सम्मिलित है। इस प्रकार के संकरण प्रयोगों हेतु यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि केवल अपेक्षित परागों का उपयोग परागण के लिए किया जाए तथा वर्तिकाग्र को अनपेक्षित परागों से बचाया जाए। यह उपलब्धि केवल बोरा वस्त्र तकनीक यानी बैगिंग टेक्निक तथा विपुंसन तकनीक द्वारा पाई जा सकती है। यदि कोई मादा जनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है तो पराग के प्रस्फुटन से पहले पुष्प कलिका से पराग कोश के निष्कासन हेतु एक जोड़ा चिमटी का इस्तेमाल आवश्यक होता है। इस चरण को विपुंसन के रूप में संदर्भित किया जाता है। विपुंसित पुष्पों को उपयुक्त आकार की थैली से आवृत किया जाना चाहिए जो सामान्यतः बटर पेपर से बनी होती है ताकि इसके वर्तिकाग्र को आवांछित परागों से बचाया जा सके। इस प्रक्रम को बैगिंग कहते हैं। जब बैगिंग पुष्प का वर्तिकाग्र सुग्राह्यता को प्राप्त करता है तब नर अभिभावक से संग्रहित पराग कोश के पराग को उस पर छिटका जाता है और उस पुष्प को पुनः आवृत करके उसमें फल विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। यदि माता जनक एक लिंगीय पुष्प को पैदा करता है तो विसन की आवश्यकता नहीं होती है। पुष्पों के खिलने से पूर्व ही उन्हें आवृत कर दिया जाता है। जब वर्तिकाग्र सुग्राह्य बन जाता है तब अपेक्षित पराग के उपयोग द्वारा परागण करके पुष्प को पुनः आवृत कर दिया जाता है। एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका द्वारा सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में दो नर युग्मक अवमुक्त किए जाते हैं। इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है और केंद्रक के साथ संगलित होता है, जिससे युग्मक संलयन पूर्ण होता है, जिसके परिणाम में एक द्विगुणित कोशिका युग्मनज की रचना होती है। दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका में स्थित दो ध्रुवीय न्यूक्लियाई की ओर गति करता है और उनसे संगलित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है।
जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके अंतर्गत 3 अगुणित न्यूक्लियाई सम्मिलित होते हैं, अतः इसे त्रिसंलयन कहते हैं। चूँकि एक भ्रूणपुटी में 2 प्रकार के संलयन यानी युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं, अतः इस परिघटना को दोहरा निषेचन कहा जाता है, जो कि पुष्पी पादपों के लिए एक अनूठी घटना है। त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है तथा भ्रूणपोष के रूप में विकसित होने लगती है, जबकि युग्मनज एक भ्रूण के रूप में विकसित होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जाना कि पुष्पों में परागण कैसे होता है, अलग अलग जीव परागण में कैसे सहायक होते हैं, परागण के पश्चात पराग में उपस्थित नर युग्मक मादा युग्मक के साथ कैसे दोहरा निषेचन किया करता है। आशा है कि हम अब पादपों के जनन को और बेहतर समझ सकेंगे। आने वाले अध्याय में निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाओं पर दृष्टि डालेंगे। धन्यवाद।